हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। सोशल मीडिया पर काम करना काफ़ी मुश्किल है। अमरीश मिश्रा जी भी और मैं भी आज देश के अलग-अलग हिस्सों में थे और दोनों अपनी-अपनी जगह पर पहुंचे, उसके बाद ये बात हो रही है। मैं सुबह से कॉन्टैक्ट में था। अमरीश जी लखनऊ में थे, लखनऊ से बेंगलोर पहुंचना था। मैं मुंबई था, मुंबई से दिल्ली पहुंचना था। तो तय ये हुआ कि हम दोनों अपने-अपने यहाँ पहुंच जाएं, अपने-अपने घर पर, तो वहां से बात हो। तो ये बहुत ही, मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि आपको हर दिन रात में 9 बजे एक अच्छा इंटरव्यू मिले, इनसाइट जो कुछ खबरों का, और जो मैं लाइव करता हूं। आज मैंने 4 बजे की जगह 7 बजे किया है, इस वजह से कि मैं लेट पहुंचा हूं दिल्ली। कल मैं नहीं कर सका था सफर की वजह से। तो आता हूं मैं बातचीत पर कि अमरीश मिश्रा जी से क्या कुछ पूछना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया मोड़ आया है। ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के खिलाफ हमले को इजराइल लीड करेगा। यानी इजराइल जिस चीज से अब तक बचता रहा है, इजराइल की कोशिश यह रही है कि किसी तरह से अमेरिका फंस जाए ईरान के खिलाफ जंग में, तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएं। लेकिन ट्रंप साहब ने कह दिया कि नहीं, अगर ईरान के खिलाफ हमला होगा तो इजराइल को ही लीड करना होगा। इसके क्या मानी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक तरफ वो बात करने की बात करते हैं। आज थर्सडे है और 2 दिन बाद सैटरडे में ओमान में बातचीत होने वाली है। विटकॉफ वहां पर पहुंच रहे हैं। सुना यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। ईरान का कहना है कि इनडायरेक्ट बात होगी, लेकिन अमेरिका बजिद है कि डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए। बातचीत की भी कोशिश हो रही है और साथ साथ कुछ नई पाबंदियां भी लगाई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। उधर ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम अपने न्यूक्लियर अचीवमेंट्स जो हैं, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ओमान की जो बातचीत हो रही है वो टेस्ट होगा अमेरिका की सीरियसनेस का, कि वो बातचीत में कितना सीरियस है या वो ड्रामे करता है, वो देखने की कोशिश है। और उधर ईरान साथ साथ ये भी कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान समझौते की तरफ बढ़ रहा है। ये एक तरह से ईरान को एक बार फिर फोकस में लाया जा रहा है। आरटी का एक बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट है, उसका मैं आर्टिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने कहा कि ईरान के खिलाफ अगर हमला हुआ तो पूरी दुनिया में एक तरह से जलजला आ जाएगा। मैं उस आर्टिकल के एक अलग से आपको एपिसोड कल आपको पहुंचाऊंगा, ताकि वो तफसील भी आप तक पहुंचे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम मसरूफियत के बाद सफर की थकन भी नहीं उतरी, लेकिन आप फौरन कैमरे के सामने बैठ गए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अमरीश जी, ये बताइए कि ये इसे मैं तो ताश वाश कभी खेलता नहीं हूं, शायद आपको ज्यादा मालूम हो। ये क्या तुरप का पत्ता इसे ही कहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के सामने खेल रहे हैं कि तुम्हें ही ईरान के खिलाफ जंग को लीड करना, क्या कुछ है ये? नहीं, ये तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को सूली पे चढ़ा रहे हैं बेसिकली। और जो लाइन हम शुरू से ले रहे थे, हमको आपको याद होगा, बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे कि ट्रंप, जैसे हम लोग कह रहे थे कि ट्रंप एक दूसरी लाइन लेगा। उसकी मजबूरी भी है, उसकी सोच भी है, और प्लस उसके जो उसका अनुभव है। ट्रंप 1 जो है, ट्रंप 2 है, ट्रंप 1 से फर्क होगा। वही देखिए स्थिति है। अभी नेतन्याहू गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनकी हो रही थी। आप सोचिए, ईरान से जो अमेरिका ने बातचीत की थी, अभी तक ये हो रहा था कि डायरेक्ट बात होगी, इनडायरेक्ट होगी, लेकिन बातचीट फिक्स हो गई है ओमान में। ये अचानक नेतन्याहू को वहां पता चला और ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया। एंड इजराइल वाज टेकन बाय सरप्राइज। और ये आप देखिए, हिब्रू मीडिया भरा पड़ा है इससे कि हम लोगों को आइडिया ही नहीं था, नेतन्याहू के पूरे एंटुराज को कोई आइडिया नहीं था। तो ये ट्रंप, तो ये अच्छा, उसके एक दिन पहले बातचीत ऐसी हुई थी कि ये टेररिज्म के खिलाफ हम दोनों हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि आई रिपीट अगेन एंड अगेन दैट ट्रंप इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल, इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल। ऐसे पटक पटक के वो बोल रहा था। उसने अपना टेबल पटका 2-3 बार और उसने बोला, और उसके बाद ग्रेटेस्ट फ्रेंड ने उसको ये दिया। अब तो ये एक तो ईरान वाला, अच्छा, दूसरा ये कि इजराइल हमला करेगा। अब इजराइल हमला करेगा,
सबसे बड़ा नाइटमेयर इजराइल का ये है। आप हमले की बात कर रहे हैं, यहाँ 1000 एयरफोर्स के ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने चिट्ठी लिखी है, 1000, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिसमिस्ड। जो एयरफोर्स मतलब जो सीधे बमबारी करती है, इजरायली एयरफोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इजरायली आर्मी। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं फौज अंदर नहीं घुसने की हिम्मत कर रही है। ये एयरफोर्स है जो बॉम्बार्डमेंट कर रही है, जो 18 मार्च से शुरू हुआ है। और हमास भी तब तक वेट करती है जब तक फौज नहीं घुसती, क्योंकि हमास अपनी तरफ से कोई उतावलापन दिखा नहीं सकती, ऐसी स्थिति है। इसलिए एक टैक्टिकल साइलेंस है। हालांकि कल वो ये 2 बार हमास ने तोड़ा है, 2 मरकबा टैंक्स उड़ाए भी हैं, शुजैया में भी आया वीडियो का उसका, और राफा में भी। अब जो यहाँ देखिए पूरी बात आ रही है कि 1000 एयरफोर्स के सोल्जर्स ये कह रहे हैं कि हम लोग दोबारा लड़ाई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई हो गई। इट इज नॉट अ फाइट फॉर इजराइल सिक्योरिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ये कहना कि इट इज नॉट अ फाइट फॉर इजराइल सिक्योरिटी, इट इज अ पॉलिटिकल फाइट, विच मीन्स दैट वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। ये हो गई बात। उनका मतलब पॉलिटिकल से ये कि ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेतन्याहू लड़ रहा है। इजराइल, जो शुरू में बात थी कि इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में है, 7 अक्टूबर हो गया, इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में है। नेतन्याहू ने भी कहा, सबने मार बवाल, बाइडेन तक ने कह दिया इजराइल का अस्तित्व खतरे में। वो सब बातें नहीं, वो सब सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो ये जो पायलट्स हैं ये कह रहे हैं कि हम लोग तो इजराइल की सिक्योरिटी के प्रति कमिटेड है, लेकिन ये लड़ाई सिक्योरिटी की रही नहीं गई है। ये लड़ाई व्यक्तिगत स्वार्थ की हो गई है और राजनीतिक स्वार्थ की हो गई कि किसी तरह से नेतन्याहू पावर में बना रहे। अब आप सोचिए, ये बहुत बड़ा रेबेलियन हमने तो नहीं सुना मॉडर्न एरा में। आप सोचिए कि वियतनाम वॉर हुआ था, वियतनाम वॉर में अमेरिकन आर्मी में इतना डिसएंचेंटमेंट था कि अपने ऑफिसर्स की वो जान ले लेते थे ग्राउंड पे जो सोल्जर्स, लेकिन वहां भी ऐसा खुल के विद्रोह नहीं हुआ था कभी। 1000 एयरफोर्स के रिजर्विस्ट और सर्विंग पायलट, उसमें 90 सर्विंग है, और कहा जा रहा है कि उनको निकाल दिया गया। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा, इतने छोटे मुल्क में ये तादाद बहुत बड़ी है। ये कोई अमेरिका नहीं है, ये कोई इंडिया नहीं है, ये कोई ईरान नहीं है। इतना सा मुल्क जिसमें इधर से पानी डालो तो उधर मेडिटेरेनियन में पहुंच जाए, इतने छोटे मुल्क के से इतनी बड़ी तादाद। हालांकि हम मुल्क बोल रहे हैं, कुछ लोग तो उसे उसूली तौर पर एंटिटी ही कहते हैं। तो बहरहाल अब आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, ट्रंप ने यहां तक ला करके खड़ा कर दिया कि भाई हम फंसने वाले नहीं हैं, आपको ही जंग लड़नी होगी। वो चढ़ जा बेटे सूली पर, ये उसने इशारा दे दिया। अब ये बताइए कि क्या नेतन्याहू कोई हिम्मत कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू में कोई दम खम बचाए? हालांकि आपने एयरफोर्स के पायलट्स की बात कही है कि वो आने के लिए तैयार नहीं है लड़ने के लिए, और अभी तो हूथियों से लड़े हैं, हिजबुल्लाह से लड़े हैं। अभी खबर आ रही है कि वो जो हिजबुल्लाह ने जो इलाके खाली कराए थे वहां लोग अभी वापस नहीं जा रहे। तो अगर इन सबको ईरान का प्रॉक्सी माना भी जाए, अमरीकी और इजरायली, उससे तो जब प्रॉक्सी से लड़ करके ये जंग में आने को तैयार नहीं है, तो इन प्रॉक्सी का बाप अगर ईरान जंग में उतरेगा तो क्या इनको ये क्या वाकई बच पाएंगे? देखिए, नेतन्याहू ईरान के प्रति वॉर वो चाहता है, लेकिन खुद लड़े वो उस स्थिति में नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा वो स्थिति में क्यों नहीं है? केवल इसलिए नहीं, ये तो एक बात है कि इजराइल की उतनी सेना नहीं है, उतनी एयरफोर्स नहीं है। अमेरिका जितना भी उसको सपोर्ट करे, एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी भेज दे, ईरान भेज देगा। और ईरान ने दिखाया है भेज के 1 अक्टूबर 2024 को जो आखिरी ईरान की स्ट्राइक हुई थी। प्रॉब्लम क्या है कि नेतन्याहू इस समय बड़ी विचित्र स्थिति में, इजरायली स्टेट ब्रेकअप कर रहा है, अंदर से इम्प्लोड कर रहा है। एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है बाहर से किसी ने। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस यूनाइट होती हैं, लेकिन इम्प्लोजन में इंटरनल फोर्सेस डिसयूनाइट होती हैं। यानी अंदर से टूट रहा है, अंदर से टूट रहा है, और अंदर से टूटने की लगातार खबरें आ रही हैं। जी, तो अब उसमें एक ही चीज संभव है कि नेतन्याहू इजरायली स्टेट के एक हिस्से को लेके और उनको कुछ पैसा वैसा पर्सनल देके, क्योंकि इजराइल में एक जो, और यहीं पर इजराइल के आर्टिफिशियल एक जो स्टेटस है और एंटिटी है वो साबित हो जाती है
कि वो स्टेट नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो एक गैंगस्टर स्टेट था जिसको कुछ गैंग्स ने मिलके बनाया था, लेही, अरगुन और इस तरह की जो इवन बेन गुरियन वगैरह, ये सब मिलिशियाज थी जिन्होंने मिलके इजरायली स्टेट बनाया था, और इसके अमेरिका के और वेस्ट के सपोर्ट से। अब ये जो और इसमें हमेशा एक टेंशन रहा है डिफरेंट ग्रुप्स में, सेकुलर जायनिस्ट में, रिलीजियस जायनिस्ट में, नॉन जायनिस्ट रिलीजियस फोर्सेस में, नॉन जायन, तो वो सब वो एक कई लेवल के फाड़ हैं इसमें, और कोई आइडिया ऑफ नेशन नहीं है इसमें, कोई देयर इज नो आइडिया ऑफ नेशन एक्सेप्ट ज्यूइश रिलीजन। तो इसलिए वहां पर मामला ये फंस जाता है कि मुझे जो खबर है कि नेतन्याहू एक हिस्से से कुछ स्ट्राइक करवा सकता है, पैसा वैसा देके, जो यूएस बैंकर्स हैं यूएस में और दुनिया को जो एक तरह से, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन एक हिस्से को कंट्रोल करते हैं, वो लोग कुछ फंड फाइनेंस करके कुछ हमले नेतन्याहू एक इजराइल के किसी एक मिसाइल सेक्शन पे कब्जा करके या कुछ कू करके कुछ किसी तरह से वो करवा सकता है। लेकिन वो भी इतना डेस्परेट अटेम्प्ट होगा, अमेरिका तो देख रहा है सब, अमेरिका ने इसीलिए कह दिया है नेतन्याहू से कि तुम करो। नेतन्याहू अभी भी देखिए, आदमी देखिए, नेतन्याहू डेस्परेट है, वो हटता है सत्ता से तो वो जेल जाएगा, और जेल उसको होनी है, और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि उसने पूरा रोनेन बार से जो उसका झगड़ा हुआ था उसके बारे में नए तथ्य आए। रोनेन बार ने कहा, अभी वो हटा नहीं है रोनेन बार, आज 10 अप्रैल तक उसको, आज पता नहीं क्या हुआ, उसको इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी कि भाई ये तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। रोनेन बार ने अभी 6 अप्रैल को स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा कि हमसे ये नेतन्याहू कह रहे थे कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो कि सिक्योरिटी रीजन से नेतन्याहू कोर्ट नहीं अटेंड कर सकता। तो यानी सब मुल्क की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी अपने ही सिस्टम से डरा हुआ भी साथ साथ नजर आ रहा है, और उसको एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से ईरान और उसकी प्रॉक्सी, अगर उनके बात भी सही मानी जाए, वो सब भी इजराइल को हिट कर रहे हैं। तो जान बचा के भागने की गुंजाइश कहाँ है? फिर जान बचा के भागने की गुंजाइश एक है नहीं, लेकिन एक ही है कि वो बस, मतलब जो होता है, देखिए नेतन्याहू हिटलर के रास्ते जा रहा है, उसका अंत भी लगभग वही होगा, लेकिन वो आज का 21st सेंचुरी का हिटलर है और दुनिया बदली हुई है बहुत, इसलिए वो हिटलर की मौत एग्जैक्टली उसी तरह से मरे या ना मरे, लेकिन उसका डाउनफॉल तो तय है। अब उसके अंदर ये इजरायली स्टेट के अंदर वो कुव्वत नहीं रह गई है, और मुझे तो यहां तक खबर है कि जो अभी बमबारी हो रही है उसमें वो वही एयरफोर्स का हिस्सा इन्वॉल्व है जो पर्सनली लॉयल है नेतन्याहू से। ये अफ्रीका टाइप सिचुएशन हो गई इजराइल की, जैसे अफ्रीका में होता है, अफ्रीकन स्टेट्स में आप चले जाइए, माली, सोमालिया, सूडान, उसमें सब डिवीजन ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट उसका है उससे जो लॉयल सेक्शन है आर्मी का वो लड़ रही है, जो उसके साथ लॉयल नहीं है वो नहीं लड़ रही है। मुझे वाकया याद आ गया अमरेश जी, जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी और जुडिशियल रिफॉर्म्स, अदालती जो है सुधार जिसे कहा जाता है, सरकार कंट्रोल करना चाह रही थी, उस वक्त जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, बिल्कुल शुरू में, जंग से पहले की बात मैं कह रहा हूं, उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट ने मना कर दिया था साइप्रस जाने से, उसको ले जाने से। यानी उस वक्त जंग से पहले भी लोग अपनी समझदारी से, अपनी अकल से फैसले ले रहे थे, और फिर वो किसी दूसरे छोटे हवाई जहाज में किसी तरह से वो उड़कर के साइप्रस पहुंचे थे। तो अब तो ये इतनी बड़ी तादाद है। अरे अभी साहब, अभी जो 1000 एयरफोर्स वालों ने चिट्ठी लिखी है उसमें बहुत सारे वो हैं जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, स्पेशली जो उसमें रिजर्विस्ट हैं, क्योंकि इजरायली आर्मी की प्रॉब्लम यही है कि है वो 60-70 हजार की, 2 लाख रिजर्विस्ट है। अगर रिजर्विस्ट खत्म हो जाए, इवन एयरफोर्स में रिजर्व फोर्स है उस पर वो डिपेंडेंट है, और रिजर्व फोर्सेस में बड़ा हिस्सा था जो प्रोटेस्ट में था, इसीलिए उनको अटैक तकरीबन ऐसी हालत है जैसे क्लास में एक बच्चा मॉनिटर हो और बाकी बच्चों को वो लेकर के चलता हो। तो ये रेगुलर आर्मी और रिजर्व वाली तकरीबन ऐसा ही है, मॉनिटर अकेला क्या करेगा, किस तरह से लड़ेगा? वही बात है। तो रिजर्व, तो अब यहाँ पर ये चक्कर आ रहा है कि जो रिजर्व फोर्सेज है वो मना कर रही है। जब रिजर्व फोर्सेज मना कर रही है तो जो मेन जो रेगुलर फोर्सेज है उनका मोरल डाउन हो रहा है।
वेस्ट बैंक में देखिए क्या हो रहा है, ये लोग मतलब आप सोचिए, मैं तो दिमाग से उतर गया। जेनिन मतलब कितने दिन हो गए जेनिन पे हमला करने, और वो वेस्ट बैंक एनेक्स होगा, ये बात कब से हो रही है, और ये लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आज नाब्लस पे अटैक कर दिया, कल तुलकरेम। अरे भाई, इस अटैक से अचीवमेंट क्या हो रहा है ये तो बताओ। तुमने 20,000 डिस्प्लेस कर दिए जेनिन में, तुमने 15,000 डिस्प्लेस कर दिए तुलकरेम में, तुम और डिस्प्लेस कर दोगे। लेकिन सवाल ये है कि उससे अचीवमेंट क्या हो रहा है। एक लाइन के आगे तुम बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस ने वहां रिग्रुपिंग ऐसी कर रखी है, रणनीति ऐसी बनाई है कि अगर तुम इससे आगे बढ़े तो मार दिए जाओगे। तो उससे डर के वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट, रोज आपको सुनाई पड़ेगा कि रीइंफोर्समेंट जेनिन में भेजे जा रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट किस बात के भेजे जा रहे हैं, सबसे मजेदार बात ये, वहां कोई आपको ऐसा नहीं, ऐसी खबरें बीच बीच में आती हैं लेकिन रेगुलर नहीं आएंगी, मतलब आती हैं जैसे गाजा से आती थी सीजफायर के पहले कि आज हमास ने एक टैंक उड़ाया, आज ये किया वो किया, वैसी खबर नहीं आती। तो रीइंफोर्समेंट किस बात का भेज रहे हो? रीइंफोर्समेंट इस बात का भेज रहे हैं कि जो आगे सोल्जर्स नहीं बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाओ। अरे भाई, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो तो उसमें अब रीइंफोर्समेंट आप भेज के पीछे, भाई कि जैसे एक लाइन है वो आगे नहीं बढ़ी, उसको पीछे से ढकेलो। वो वाली स्थिति वेस्ट बैंक में है। आप बताइए। अच्छा, फौजियों के मॉरल की बात, आपने भी कुछ वीडियो देखी होंगी जो जंग के शुरू में उसके कुछ दिन बाद तक भी, कि फौजी जो है वो बड़े म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं, तो तकरीबन शराब पिला करके, म्यूजिक सुना करके उनमें नेशनलिज्म जाग जाएगा और वो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे कैसे मुमकिन है? नेशनलिज्म भी नहीं, हेट्रेड। हाँ, यही तो हेट्रेड फील करे, क्योंकि इंसान होता है, उसको तुम कब तक हेट्रेड के बल पे तुम उसको जिंदा रखोगे? कभी ना कभी तो उसको रियलिटी से सामना होगा। और आज की दुनिया में ये कोई 1940 1930 नहीं है। तो ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, इसमें बड़ी एक और, अच्छा एक चीज और आपको बताएं, एक और बड़ी खबर आई है कि आज जो नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो हलीवी के बाद आए हैं, यार जमीर, वो गए राफा में। अब ये राफा में नया ड्रामा है कि मार्गोट लाइन, कि राफा में एक बफर जोन हम बना देंगे, और बफर जोन के उधर फिलिस्तीनी रहेंगे, इधर हम रहेंगे। बफर जोन अपने आप में इट्स एन एडमिशन ऑफ डिफीट। आप निर्जरीम कॉरिडोर में आप कह रहे थे उसको हम बनाएंगे, उसको वो लड़ाई हार गए आप, निर्जरीम कॉरिडोर से हटे। फिर 18 मार्च पे आपने कहा कि हम रीऑक्यूपाएंगे, वी विल रीऑक्यूपाई निर्जरीम कॉरिडोर, वो कभी हुआ नहीं। कहाँ इतनी 2-3 बार कोशिश की, हमास ने मार मार के भगा दिया। राफा में भी यही हुआ। अब इन्होंने नया क्या, मार्गो लाइन खींच दी, अब सो कॉल्ड मतलब इमेजिनरी लाइन। अब चीफ ऑफ स्टाफ वहां गए, राफा में जो सोल्जर्स अभी भी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में है वो विड्रॉ नहीं किए थे, उनसे उसने कहा कि दिस टाइम आई होप यू विल डिफीट हमासेस राफा ब्रिगेड। अरे तो एक इजरायली एनालिस्ट, उसका नाम यूसु योशा है, उसने लिखा कि अरे ये बताओ, अभी तुमने सितंबर में कहा था कि हमने राफा ब्रिगेड को हरा दिया है, अभी सितंबर में कहा था, तो ये कौन सी, ये तुम किसको हराने की बात कर रहे हो? और उस पर फिर वही बात खुलासा हो गया कि कभी हारी नहीं इधर राफा ब्रिगेड कभी हारी नहीं थी। और अभी जिस 162nd डिवीजन को ये लोग ये चीफ ऑफ स्टाफ एड्रेस कर रहे थे, वहां पर ऑलरेडी दो बटालियंस लड़ रही। उन बटालियंस का कहना है कि हमास तो यहाँ शुरू से था, यहाँ से कभी गए ही नहीं राफा से। तो राफा ब्रिगेड को आपने हराया कब, और अभी आप दोबारा हरा रहे हैं, तो वो उसका क्या? ये देखिए, इससे मुझे ये प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो जवान होता, आप कहीं भी आप चले जाइए, जवान को कंफ्यूजन नहीं पसंद है, उसको एक क्लैरिटी चाहिए। जीते हारे जीते, अगर हार गए तो बता दो, हम पीछे हटके, मतलब पीछे हटेंगे फिर हमला करेंगे। अगर जीते तो फिर एक दिखना चाहिए, जीत दिखनी चाहिए। अब आप जवान से कहोगे कि नहीं, तुम जो है चढ़ गए, मतलब पहाड़ी पे चढ़ जाओ, वहां से तुम गिर गए, और तुम कहेंगे देखो हम जीत गए, अब तुम दोबारा चढ़ो, और देखो हम, और फिर तुम गिरो, फिर कहेंगे हम जीत गए दोबारा। ये कैसे चलेगा भाई? अच्छा, बीच में मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, बीच में इसलिए बोलता हूं कि लोगों को याद रहे जो पिछली खबरें कनेक्ट करने वाली। देखिए, हमने अब से पहले जंग के गाजा पर हमले के शुरू के कुछ महीने, फिर 7-8 महीने, फिर 10-12 महीने तक हमने ये बार बार देखा है कि इजरायली फौज किसी एक इलाके को कहती है कि हमने वो क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, हम अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर ये भी कहती है कि सब लोगों को निकाल दो और
हम हमला कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रह रहे हैं। फिर महीने 20 दिन बाद फिर कहते हैं हम दोबारा वहीं पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ये कितनी बार नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ गाजा के लोगों को मूव कराया है, और वो आखिरकार जब वो जंगबंदी हुई तो लोग दौड़ करके पहुंचे अपने घरों के मलबे पर। तो ये कितनी बार हर इलाके में तकरीबन हो चुका है। इजराइल ने क्लेम किया कि हमने साफ कर दिया, और फिर दोबारा हमास के लोग जो है वहां हमले शुरू कर दिए। आपने भी कई बार बताया कि इस जंगबंदी के दौरान उन्होंने माइनिंग कर दी बॉर्डर एरिया में, वो अंदर आ नहीं सकते, उसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान हो रहा है। तो ऐसी हालत में ये कहां, क्या, किस तरफ जाएंगे, क्या होगा? वापस जाएंगे, बार बार इसी तरह से खेल करते रहेंगे? अपने लोगों को भी जस्टिफाई करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची है क्या? देखिए, अभी जो पूरे इंटरनेशनल जो एटमॉस्फेयर, मैक्रोन ने कह दिया आज कि हम पैलेस्टाइन स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे जून में। अब चलिए, उसको आप एक एब्स्ट्रैक्ट बात मान लीजिए, उसको आप ये कह लीजिए, लेकिन उसने इस बार ये नहीं कहा कि हमें 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। उसने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन तो पहले से पोजीशन है, उसकी भी है, इंडिया की, बहुत सारे देशों। उसने कहा हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और सऊदी अरेबिया के साथ समिट। अब उस पे इजराइल कह रहा है कि फ्रांस की कोई अरब वर्ल्ड से डील हुई है। अच्छा ठीक है, डील हुई हो नहीं हुई हो, कल मैक्रोन इसमें इजिप्ट में थे, अल सीसी के साथ वो थे, वो लोग गए देखने एक गाजा के एक बच्ची को जो गाजा में इंजर्ड होके इजिप्शियन अस्पतालों में जिसका इलाज हो रहा है। मैक्रोन दिखाई पड़ रहे हैं पूरा, वो अपनी फ्रेंच में बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेट कर रहा है अरेबिक में। उसकी जो माँ है बच्ची, वो और अल सीसी भी खड़े हैं, वो बहुत एम्बैरेस्ड है, और वो माँ जो है सीधे मैक्रोन से कह रही है कि तुम वॉर बंद कराओ, गाजा को मतलब रिलीफ दो, पैलेस्टाइन स्टेट रिकॉग्नाइज करो, माँ कह रही। सोचिए, माँ इतनी पॉलिटिकल, और बच्ची तो अपना भाई बैठी है, उसकी रिकवरी हो रही है। और मैक्रोन जो, अच्छा उसके बाद आज मैक्रोन ने कहा कि, तो ये देखिए, कोई अरब कंट्रीज भी इस चीज को मेरे ख्याल से ये रियलाइज कर रही हैं कि ये ज्यादा दिन चला, उनके यहाँ विद्रोह जैसी स्थिति है। देखिए, एक्चुअली थर्ड इंतिफादा हो गया है। अब थर्ड इंतिफादा इससे बड़ा क्या होगा कि जो अभी 2-3 दिन पहले लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब मोरक्को के छोटे छोटे शहरों में, अल्जीरिया के छोटे छोटे शहरों में, ट्यूनीशिया के छोटे छोटे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां तो आप जानते हैं, वहां तो कोई हिजाब वाला सिस्टम नहीं है, वहां पूरी जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, तब स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया। देखिए, यूथ जिस चीज को पकड़ लेता है ना, वो तो बदलाव होता ही होता है। 1958 जैसी स्थिति है। ये अरब स्प्रिंग जो था, जो अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था, वो ये नहीं है। ये एक जेन्युइन मास मूवमेंट है, जिसको स्टूडेंट्स और यूथ अरब वर्ल्ड के, और उसके बाद बियॉन्ड, अब चले जाइए तो यूरोप में और यूएस में भी यूथ लीड कर रहा है। और हर जगह अच्छा, उस चीज का क्या हुआ, जो ट्रम्प डिपोर्ट करने वाले थे महमूद खलील को, जो अमेरिकन सिटीजन था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जिसको पकड़ा गया था, क्या हुआ उसका? डिपोर्ट किया? नहीं किया। उसके बाद एक टर्की की लड़की, एक टर्की के एक्टिविस्ट को बड़े एक मतलब क्लोक एंड डैगर अंदाज में सीक्रेट सर्विस ने उठाया था, आपने देखा होगा अमेरिका में, और ड्रामा होता है एक लड़की को उठाने में, वो ऐसे गए और मास्क पहन के, और ड्रामा। उसका क्या हुआ? कोई डिपोर्ट हुआ? भाई ये सब ट्रम्प देखिए जो कहता है वो करता नहीं है ना, उसका इंटरेस्ट। वो अपनी एक बात कह देता है जो उससे उस समय एक्सपेक्टेड होती है, वो कह देता है, उसके बाद उसी को काटने वाली। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि इजराइल तुम पहले हमला करो। इजराइल कभी कुछ ऐसा, कभी तस्वर भी कोई कर सकता है? उसकी इतनी हिम्मत है? वो तो केवल उसकी फौजी या उसकी इवन जो सो कॉल्ड मुताद और सब कुछ है, दे आर जस्ट ट्रेन टू कंटेन पैलेस्टीनियंस, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ी नहीं है। और इसमें भी ट्रंप ने सेंटेंस पूरा करते हुए क्या कहा, वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं शायद अपने साथ वो वीडियो में दिखा सकूं। उसमें ये कहा कि इजराइल को लीड करना है ईरान के खिलाफ हमले को, और फिर फौरन ही संभल के कह रहे हैं नोबडी लीड्स अस। यानी अजीब शख्सियत है। कैसे बोलता है वो? उसका क्लासिक वो ट्रम्प स्पीक है। वो ऐसे बोलता है, वो एक बात बोलता है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नोबडी, वो ऐसे ही भाई उसको ये समझ में आ गया है कि इस तरह से बोलने में आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन लगाया जा सकता है।
फिर जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम पलट जाएंगे। अगर कल देखिए ये ऐसी एक यूरोप में कंसेंसस बनती है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसमें अमेरिका तो ना पीछे रहेगा। अमेरिका इजराइल से कहेगा मानो, फिर नेतन्याहू का क्या होगा? वो तो इस बात पे अड़े हैं कि उनकी पार्लियामेंट 2 स्टेट सोल्यूशन खारिज कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सब सारी चीजें। वो तो कह रहे हैं हम पैलेस्टीनियंस को यहाँ से भगाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, अंतिम युद्ध है, इसके बाद खाली कर देंगे गाजा, ये सारी चीजें। तो ये देखिए एक रियलिटी और नेतन्याहू, इनमें गैप बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं वक्त हमारा कम रह गया है। देखिए कुछ सीरियस किस्म के जर्नलिस्ट ये लिख रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हो गया तो एक तरह से पूरी दुनिया में इसका भौचाल आ जाएगा। आरटी में एक बड़ा आर्टिकल छपा है और भी कई जगहों पर यह डिस्कस हो रहा है। तो और साथ साथ कुछ ये भी मशवरे दे रहे हैं कि ईरान को बचा सकता है तो एटम बम ही बचा सकता है, न्यूक्लियर बम बचा सकता है, यानी ईरान को चाहिए कि वो अपना न्यूक्लियर बम बना ले। इधर ये ओमान में जो बातचीत है, ईरान वाले कह रहे हैं कि ठीक है बातचीत होगी, हम भी ये जज करेंगे बातचीत में कि आप कितने सीरियस हैं। आपको ये वाली कहानी कितनी आगे बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको? अच्छा, ईरान बम ना बनाए, वो तो खुद बार बार कह रहा है कि हम बम नहीं बना रहे। ऐसा तो नहीं है अपने ही झूठ में ये वेस्टर्न कंट्रीज खुद ही फंसेंगे और फिर ईरान को कंसेशन देने पर मजबूर हो जाएंगे अपने ही झूठ के बदले? भाई एक बार तो ये हो चुका है ना WMD के मामले में इराक में, लेकिन वहां फर्क ये था कि उन्होंने इशू तुरंत डाइवर्ट कर दिया, एंटी सद्दाम हुसैन कर दिया, और फिर वो पूरा मामला ही दूसरा हो गया, फिर उसको फांसी देना, ये करना वो करना। तो वो मतलब द फाइट स्टार्टेड ऑफ एज अ फाइट अगेंस्ट WMDs, लेकिन वो चली कहाँ गई कि एंटी टेररिटी, कि हम सद्दाम हुसैन को हटा के बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। वो कितना डेमोक्रेटिक था वो क्लियर हो गया, आईसिस को पैदा कर दिया। अब इसमें देखिए जो ईरान के साथ तो वो स्थिति भी इनकी नहीं आएगी। अमेरिका कोई देखिए अटैक ईरान का रशिया के साथ ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन का बाकायदा समझौता है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर ईरान पे हमला होता है तो रशिया उसके बचाव में आएगा, ऐसा वो उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है। लेकिन उसमें बाय इम्प्लीकेशन ये बात है, सिक्योरिटी जब कोऑपरेशन की बात है तो ऑब्वियसली जब एक नेशन एक युद्ध में है, जैसे इंडिया और सोवियत रशिया में भी जो 1971 में जो कोऑपरेशन की जो ट्रीटी थी और फिर 1971 वॉर हुई, उसके बाद 7th फ्लीट अमेरिका की आ गई। तो रशिया ने अटैक तो नहीं किया 7th फ्लीट पे, लेकिन रशिया ने वार्निंग जरूर दे दी थी। रशिया ने ये कह दिया था कि हम भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। तो वैसी स्थिति देखिए ये एक है जिसमें ईरान के साथ रशिया का एक बाकायदा संधि है 20 साल की। वो कभी भी ईरान के स्टेट का डिस्ट्रक्शन अलाउ करेगी नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता है। और वहां पर देखिए जो मतलब उसको डिफेंड करना ही पड़ेगा ईरान, और हो सकता है कि अगर स्थिति बिगड़े तो रशियन इंटरवेंशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए अफगानिस्तान ने बैग्राम जो एयरबेस है अमेरिका को देने को मना कर दिया। खबर आई थी कि वो उसने दे दिया है, अभी आ रही है खबर कि उसने मना कर दिया। रशिया जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और के बीच, रशिया और चाइना मीडिएशन कर रहे हैं बाकायदा। और वो जो इंसर्जेंसी चल रही है पाकिस्तान में डिफरेंट लेवल, मतलब उनके स्पेशली NWFP में, उसको लेके भी रशिया और चाइना नेगोशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कल वो उसको किसी एक मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट उसको जला दिया गया, वो सब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ईरान के लिए इस समय एक ब्रॉड सिंपैथी नॉन शिया वर्ल्ड में भी है, और ईरान के जो प्रो पैलेस्टीनियन स्टैंड की वजह से। तो इसलिए ईरान पे कोई भी हमला इजराइल करेगा तो वो अकेला रह जाएगा, इजराइल करेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो इजराइल अकेला रह जाएगा और इजराइल से आराम से ईरान निपट लेगा। अमेरिका जो है उसको सबसे बड़ा डर है कि उसके जो बेसेस हैं वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि जो आपको याद होगा जब कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ था उसके बाद ईरान ने बेसिस पे अटैक किया था, दर्जनों अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। तो ये जो अमेरिका को ये डर है कि इसमें देखिए हमारे बेसिस भी हो जाएंगे, ये खतरे में पड़ जाएंगे, इराकी रेजिस्टेंस वहां से मारना शुरू कर देगा। और अगर ईरान ने अपने सारे एक तरह से घोड़े खोल दिए तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो
एक वाइडर मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और ट्रंप इस समय क्यों चाहेगा, जब वो इतना बड़ा एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है पूरी दुनिया से, तो वो इस समय एक एक्चुअल वॉर में नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और वो टैरिफ वाला मामला भी उसने 3 महीने के लिए पॉज पर कर दिया, और सिर्फ चाइना के खिलाफ 125% टैरिफ की बात उसमें वो चाइना के खिलाफ भी मोल भाव ही होगा, वहां से भी भागेगा, वो टिक नहीं पाएगा। ठीक, अच्छा अभी एक आखिरी खबर पर मैं जरा बात कर लूं। अभी हाल ही में ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी, उसमें से एक खबर यह भी आई थी कि ट्रंप ने ऑफर किया था कि तुर्की और इजराइल के बीच में बातचीत के लिए वो मीडिएट कर सकते हैं। और वो बातचीत क्या थी कि सीरिया को कैसे बांट के खा जाएं, यानी बिल्कुल सीधी सीधी बात ये थी। अब ताजा खबर ये आ रही है, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर की हेडिंग में पढ़ रहा हूं, इजराइल कंफर्म्स टॉक्स विद टर्की इन अजरबैजान, लेज आउट इट्स रेड लाइन इन सीरिया। और इसमें यह सीनियर इजरायली ऑफिशियल कंफर्म दैट डेलीगेशन फ्रॉम टर्की एंड इजराइल मेट यस्टरडे, कल वो अजरबैजान में मिले हैं ताकि एक कोई नया मैकेनिज्म तैयार कर लें ताकि सीरिया में टकराव आपस में ना टकराएं, यानी बांट के खा लें। आप उसे कैसे देख रहे हैं, क्या है ये? अरे इसमें तो ट्रंप ने ये कह दिया था कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज अर्दोगन। उसने तो इस अंदाज में बात, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई लाइक हिम, ही आल्सो लाइक्स मी, ऐसे बात कर रहा है। उसने कहा आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, एंड आई वुड वांट दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ दिस थिंग टसल बिट। अच्छा मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा लोगों को महसूस कराने के लिए उस नजर से भी देखा जा सकता है ट्रंप को बात करते हुए, शायद उसने अंग्रेजी की ग्रामर भी ठीक से नहीं पढ़ी, लंबे सेंटेंस नहीं बोल पाता, एक सेंटेंस बोलता है और फिर वो दूसरा सेंटेंस उसमें टूटा फूटा सा दूसरा सेंटेंस बोलता है, तो और रिपीट करता रहता। उसकी लैंग्वेज बड़ी साइक्लिकल टाइप की है, वो उसमें कॉमा फुल स्टॉप ज्यादा गुंजाइश, ये या तो एकदम बहुत केवल फुल स्टॉप से नहीं, तो वो ऐसे वो सेंटेंस रोल करता है। अच्छा ये क्या बात थी कि अर्दोगन मेरा दोस्त है, एक मेरा दोस्त है उसका नाम अर्दोगन है, फिर वो टर्की का है, टर्की का प्रेसिडेंट है। उसके बाद ये है कि और नेतन्याहू के सामने कह रहा है और कह रहा है कि ये सब चीजें जो हैं चलती रहती हैं बातचीत करके। तो वो तो सीधे कह रहा है, अभी इजराइल ने बॉम्ब किया है टर्की के जो वहां पर टर्किश एसेट्स थे सीरिया में, जो वहां पर बाकायदा हमा में बॉम्ब किया है। सीरिया में रेजिस्टेंस की हालत यह है कि वहां पर दारा में हथियार उठ गए हैं पूरा खुल के। वहां एक मुकाबला भी नवा जो कंट्री साइड है दारा में, वहां पूरा मुकाबला हुआ जिसमें 9 सीरियन शहीद हुए, 5 इजरायली घायल हुए। तो ये जो सारी देखिए खबरें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, टर्की के साथ हर चीज में इजराइल झुक रहा है, जो ट्रंप जिस तरफ कह रहा है वो इजराइल झुक रहा है। ईरान के सवाल पे ये टाटा फिस हो गए, अभी ये जो पूरा ये हुआ कि तुम हमला करो। अभी आप देखिएगा गाजा के सवाल पे क्या होगा, अल्टीमेट ह्यूमिलेशन नेतन्याहू का गाजा के ही इशू पे होगा। जब खुद ये जो भी कोशिश कर रहा है, गाजा वेस्ट बैंक दोनों, ये जो भी कोशिश कर रहा है उसके इतर वहां पर, क्योंकि ट्रंप किसी भी हालत में ये अलाउ नहीं कर सकता कि जो अमेरिकन इजरायली होस्टेजेस हैं उनको कुछ हो। और वो एक जो अमेरिकन इजरायली होस्टेज है अलेक्जेंडर, उसको लेके ट्रंप बहुत सेंसिटिव है। और भी है, देखिए 59 होस्टेजेस हैं, उसमें कम से कम आधे जीवित हैं, 24 एटलीस्ट, और भी हो सकते हैं, अभी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वो जो है उसमें से कम 6 अमेरिकन इजरायली सिटीजन हैं। अब वो जो हैं वो उनको ट्रंप बचाना चाहता है, उनको कुछ हो गया, इसीलिए देखिएगा तो ये बॉम्बिंग वगैरह जो इजराइल कर रहा है, ये बच्चों को मार रहा है और महिलाओं को मार रहा है, ये कर रहा है, लेकिन इसने कोई सीरियस बॉम्बिंग की हो, कोई उसका अचीवमेंट हुआ एज फार एज हॉस्टेजेस आर कंसर्न, कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है रेस्क्यू का। अभी आज ये एक एनालिसिस आया है टाइम्स ऑफ इजराइल में, जिसमें कहा है कि अब कोई खास जंग नहीं हो रही है गाजा में, यानी ये वो खुद एडमिट कर रहे हैं। और मैं चलते चलते याद दिला दूं ट्रंप की जबान कैसी है उस पर, और वो व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में कैमरे के सामने ऐसी बातें करता है कि जैसे कहीं वो नुक्कड़ पे बैठ करके कहीं बात कर रहा हो। और मुझे वो याद आ गया जब
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से जब तू मैं होने लगी तो बीच में उसे ख्याल आया कि ये सब बातें मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, तो उसे फौरन उसने संभल के कहा कि दिस वुड बी अ गुड टीवी फॉर अमेरिकन्स, लेट देम सी। तो ये अजीब अजीब किस्म का एक आदमी है जो व्हाइट हाउस में पहुंचा है, और शायद अमेरिका और इजराइल के जवाल के लिए ये ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोगों का आना भी शायद जरूरी था। और वो एक सिस्टम है जो अपना, जो दुनिया भर में सुपर पावर और इजराइल इनविंसिबल, हम कभी किसी से नहीं हार सकते, वो सबकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। और सलाम हो उन लोगों को जिन्होंने 7 अप्रैल को पैराग्लाइडर्स में जाकर के वो एक कार्रवाई शुरू की, और 7 अक्टूबर 2023, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया हिल चुकी और इजराइल और अमेरिका का हाल यहां तक पहुंच गया। आने वाले वक्त में और क्या क्या इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ये देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें वक्त दे देते हैं। आज सफर की थकन में भी आपने वक्त निकाला, मैंने अपने दर्शकों को शुरू में बताया। इसके साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हम बहुत ही संजीदगी से अपना काम करते हैं और हर दिन आप तक कुछ ना कुछ ऐसी थॉट प्रोवोकिंग इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, कवरेज में भी और मुलाकातों में भी, ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहें, समझते रहें दुनिया किस तरफ जा रही है। इसी के, और मैं आप आखिर में कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर लिखें। और मैं फिर याद दिला दूं, शुरू में मैं भूल गया था, आज आप अमरीश मिश्रा जी का जो यूट्यूब चैनल है, अमरीश मिश्रा वाइवा पैलेस्टाइन, उसका लिंक और उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। आप उनके रेगुलर वीडियोस के लिए उस चैनल पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।